भूगोल का चैप्टर नंबर कितना है? 2 3। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यही सब पढ़ना है। ये सब पढ़ लेंगे, समझो चैप्टर समाप्त हो गया है। तो पहला देखते हैं कौन चीज, किसी देश में और कोई भी देश है ना, तो वहां पर देश की जनसंख्या है उसका वास्तविक क्या कहलाती है? धन कहलाती है। क्योंकि वह जनसंख्या ही वो देश के प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोग करके मैंने उसका मैंने उपयोग करती है उसका। मान लो हमारा ही देश भारत है, तो भारत में रहने वाले लोग ही क्या करते हैं? उस भारत में जो वस्तु है प्राकृतिक उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी से हम लोग क्या बना रहे हैं? ईंटा बना रहे हैं। जंगल से लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं। है तो किसी भी क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र ले लो, वहां की जनसंख्या वास्तविक क्या कहलाती है? धन कहलाती है। समझ में रहा ना? जॉर्ज पी क्रेसी ने कहा था इसके अनुसार, कहा कि अधिक क्षेत्रफल पर, इन्होंने कहा था ना, किन्होंने? जॉर्ज बी क्रेसी ने। तो इन्होंने कहा कि जहां क्षेत्रफल माने जहां के क्षेत्रफल सबसे बड़ा है ना, वहां पर कम जनसंख्या, और जहां कम क्षेत्रफल है वहां पर ज्यादा जनसंख्या। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो चाइना भारत से आगे है, बड़ा है ना। चाइना का अगर देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से क्या है? बड़ा। अब जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो भारत सबसे अधिक है। माने यहाँ के क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज्यादा, वहां के क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या कम। अच्छा, वो सबसे बड़ा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है ना? और वहां पर क्षेत्रफल जनसंख्या क्या है? कम। ऐसा ही होता है, जहां अधिक क्षेत्रफल रहेगा, जहां के क्षेत्रफल अधिक, वहां की जनसंख्या कम, और जहां क्षेत्रफल कम वहां जनसंख्या ज्यादा। देखना, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहता है ना, तो गरीब आदमी के पास पैसा कम, जनसंख्या ज्यादा। धनी आदमी के पास पैसा ज्यादा, जनसंख्या कम। होता है ना? तो वैसा ही होता है यहाँ पर। किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या, अधिक लोग रहते हैं। समझ में ना? किसके अनुसार? यानी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जॉर्ज क्रेसी के अनुसार कम क्षेत्रफल माने कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या अधिक होती है या कम? क्या होगी? जहां कम क्षेत्रफल रहेगा वहां अधिक जनसंख्या होगा। समझ में रहा है? किसने कहा था? जॉर्ज बी क्रेसी। अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला महादेश कौन है? एशिया। महादेश कितने हैं? 7। याद है? महादेश की संख्या 7। कौन कौन? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी, पहले यहां से एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर हो गया कौन? ओसेनिया, इधर हो गया अंटार्कटिका। नहीं समझ में? यहाँ पर देखो, तो बन भी नहीं करेगा, फिर से बना दे। विश्व का नक्शा बना रहे हैं, कौची कोई क्या का, तब कैसा रहता है? हो गया। यहाँ से एशिया और यूरोप को अलग करता है कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? तो देखो कौन कौन हो गया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया। अरे महाद्वीप पर ही देश बस गए थे, महादेश न कहलाता है। समझ में रहे? तो एशिया, इधर हो गया यूरोप, है हो गया अफ्रीका, है हो गया उत्तरी अमेरिका, है क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका, है हो जाएगा ओसेनिया। मान ओसेनिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इधर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। समझ में ना? कितने महाद्वीप हो गए? 7 गो। तो 7 महाद्वीप में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक आबादी वाला जो महाद्वीप कौन है? एशिया। यानी पूरे विश्व में एशिया महाद्वीप पर सबसे अधिक अधिक आदमी रहते हैं। समझ में ना? अब एशिया महाद्वीप में देखेंगे अभी वर्तमान की दृष्टि से सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? भारत। कितना के आसपास है? लगभग 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। बताओ, सबसे हम लोग चाइना को पिछाड़ दिए जनसंख्या के मामले में। उद्योग कुछ नहीं है।
उद्योग कुछ हो नहीं है यहाँ पर। समझ में ना, इतना समझ में रहा है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी रहता है? एशिया में। ठीक है, एशिया में किस देश में? भारत में। एशिया ही छोड़ो ना, पूरा विश्व की दृष्टि से देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितना जनसंख्या रह रहे हैं, समझो ना। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले आबादी की संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? माने अपना भाषा में समझेंगे कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितना अधिक आदमी रहतलन, वे क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व। समझ में रहा है? जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला है कि जनसंख्या बटा में क्या होता है? क्षेत्रफल। जितना मान लो किसी का भी अगर निकालना होगा जनसंख्या घनत्व, तो उस एरिया का हम पहले जनसंख्या मालूम करेंगे और उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। समझ में रहा ना। जैसे मान लेते हैं कि एक एरिया बनाते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 आदमी रहते हैं। समझ में रहा ना। इसका क्षेत्रफल अगर हम मालूम कर लिए कितना? 20 वर्ग किलोमीटर। समझ में रहा ना। तो जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी 100 बटा में 20 और 20 पाँचे 100, यानी 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहेंगे? 5 आदमी। इस क्षेत्र का निकालेंगे तो समझ में रहा है कैसे निकाल रहे हैं। जिस एरिया का निकालना होगा जनसंख्या घनत्व, उस एरिया के जनसंख्या में उसका क्षेत्रफल से अगर भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है? अगर मान लो मौलीपुर के जनसंख्या घनत्व निकालना होगा तो मौलीपुर के जनसंख्या टोटल मालूम करेंगे, अब मौलीपुर के क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। कितना क्षेत्रफल, तब पता चल जाए कि 1 किलोमीटर में कितना आदमी रहता था। समझ में रहा है? तो ये जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर पर निकलता है। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक में अगर भौगोलिक कारक को देखते हैं तो इसमें कौ कारक आता है? 4 गो। कौ? 4 गो। यानी भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, जिस एरिया में जहां ज्यादा जल मिलेगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा अधिक रहती है। जैसे हम पहले की सभ्यता में पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, तो वह सिंधु नदी के तट पर था। कोई काहे था? वहां की पानी की उपलब्धता था, यानी पानी आराम से मिल जाता था। ठीक है, जितना पहले सभ्यता देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक ना, सब नदी किनारे का है? जल के उपलब्धता के कारण। अब बताओ मैदानी भाग में आराम से जल मिलेगा कि पहाड़ी भागों में? मैदानी भागों में मिलेगा। तो जनसंख्या ज्यादा अधिक कहाँ रहेगी? मैदानी भागों में। काहे से कि वहां पे जल उपलब्धता ज्यादा है। ठीक ना। अब एक होता है भू आकृति, भूमि कैसे बनावट क्वेश्चन बा, तब ज्यादातर जनसंख्या समतल भूमि पर रहना पसंद करती है। समझ में ना, क्योंकि समतल भूमि पर सड़कें बनाना आसान होता है, महलों बनाना आसान होता है, कोई भी काम करना क्या होता है? आसान होता है। घरे बनाना होगा तो आसान पड़ेगा। अब वही पर चल जाओ पहाड़ पर, सिंधुआ पहाड़ पर, कोई रहेगा वहां पर? घर नहीं बनेगा। तो यानी कि भू आकृति भी निर्भर करता है कि जैसे मैंने, अब बताओ बिहार एक समतल एरिया है, बिहार की आकृति देखें तो ऐसे रहेगा, इस तरह है, तो वो इधर समतल है ना। तो ज्यादातर आदमी जो कहाँ है? बिहार में है। अब दक्षिणी भारत में अगर हम चल जाएंगे तो दक्षिणी भारत में यहाँ से देखेंगे तो पठारे पठारे, तो पठारी भाग में तो लोग रहेंगे नहीं, इसलिए दक्षिणी भारत में देखेंगे जनसंख्या कम रहती है उत्तरी भारत की अपेक्षा। उत्तर प्रदेश भी समतल एरिया है, तो उत्तर प्रदेश में समतल एरिया, तो उत्तर प्रदेश में अधिक लोग रहेंगे। फिर बिहार में, झारखंड में, पंजाब में, इधर वाला एरिया जो है, तुम लोग 9 क्लास में पढ़ा होगा भौतिकीय विभाजन, पढ़ा है? 9 क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भौतिकीय विभाजन? अब देखते हैं जलवायु। जलवायु को हम देखो, जलवायु का मतलब होता है कि जलवायु समझता है वातावरण। जैसे अगर जिस एरिया में ज्यादा गर्मी रहेगी वहां पर लोग अधिक रहना पसंद नहीं करेंगे, और जहाँ खूब ही ठंडा रहेगा वहां पर अधिक आदमी नहीं पाए जाएंगे। रूस में काहे नहीं जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है? क्योंकि वहां पर अधिक खूब पाया जाता है। जैसे पृथ्वी को अगर देखेंगे, जगह ही नहीं बचता है। हो गया पृथ्वी, तो बीचों बीच में कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा। यहाँ पर कौन सा रेखा? कर्क रेखा। नीचे क्या हो जाएगा? मकर रेखा। ठीक है, भारत जो है बीचों बीच में, भारत बीचों बीच में है कर्क रेखा के, है? तो कर्क रेखा के बीचों बीच में है, तो अगर ऊपर देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव, नीचे हो जाएगा दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। तो इधर जो है सूर्य के प्रकाश तिरछा जाने लगता है।
समझ में रहे। तो सूर्य के प्रकाश जहां तिरछा जाएगा वहां पर अधिक ठंडा रहेगा, समझ में ना। तो यहाँ पर अधिक ठंडा होने के कारण यहाँ पर लोग नहीं रह पाते, क्योंकि देखो रूस यहीं पर मिलेगा, मिलेगा रूस। इधर जो भी होगा वो देश में बताओ अधिक आदमी होंगे, और ना ही है भूमध्य रेखा के पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक गर्मी होता है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य जो है यहाँ पर एकदम सीधा पड़ता है, एक बार जाते समय एक बार आते समय सूर्य यहाँ पर सूर्य यहाँ से 2 बार गुजरता है, समझ में रहे। इसलिए यहाँ पर देखो सूर्य अभी हम लोग अभी सूर्य जो है भूमध्य रेखा से आगे हिल चुका है, इसलिए हम लोगों के पास बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है। और जब यहाँ से कर्क रेखा से गुजरना शुरू करेगा ना तो ठंडा चालू हो जाएगा, समझ में रहे। तो इस एरिया में ठंडा, अच्छा इस एरिया वाला में देखेंगे तो ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, इसलिए इस भारत वाला एरिया में क्या रहता है, अधिक आदमी रहते हैं, समझ में रहे ना। तो ये हो गया जलवायु भी। अब देखो मृदाएं, मृदाएं के मतलब मिट्टी, मिट्टी के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, माने मिट्टी के कारण भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, समझ में रहे। अगर बताओ तो उपजाऊ जहां मिट्टी होगा वही ना जनसंख्या ज्यादा होगा, क्योंकि खाने के लिए आराम से भरपेटा मिल जाएगा। तो बिहार के जो एरिया है समतल है, दूसरा बात मिट्टी कैसन है, दोमट मिट्टी कैसन है, नहीं बिहार में दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी जो है चावल और गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो चावल गेहूं बताओ भर भर होता है यहाँ के, यहाँ कोई दिक्कत होता है बिहार में चावल गेहूं के, नहीं। सब कोई जानता है कि चावल गेहूं की दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है 5 किलो राशन के लिए लगे हुए हैं लाइन में, है लगे हुए ना। आदमी को सोचना चाहिए, फ्री धरना छोड़ जा रहा है, एक मतलब कोची अपना औकात से बेसी अधिकार छोड़ के आप 5 किलो राशन पर दौड़त रही। एक में 80% घर ऐसा मिल जाएगा जो उठा उठा के सीधे बेच देता है। तो एकरा में सरकार का कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है एकरा में पैसा है। तो इन राशनों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बोलो शर्म की बात है, 5 किलो राशन, अब वही पर खूब खुश है। 5 किलो राशन, सुन लो सबसे अच्छा काम का है कि राशन वाला काम बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। उसका इकोनॉमी देखते रहो, सरकार के मतलब सरकार के पास तो सब कुछ डाटा रहता है सबके पास, ठीक है। जो रियल में गरीब है उन लोगों को 5 की जगह पर 10 किलो दे दो ना, आप वो 10 किलो मत दो, 10 किलो चावल के दाम उस हिसाब से जोड़ के दे दो खाता में पैसा। जो बीच में जो खा रहा है, मान लो डीलर खा जा रहे हैं कहीं कहीं, तो पीछे नीचे में डीलर सुनो सही बताते, सुनो जहाँ बीच बीच में मान लो एगो वहां लादने वाला खा जा रहा है, डीलर खा जा रहे हैं, खा को नाम है कि बांटा जा रहा है किसको, बिहार वासियों को। तो ये बंद कर देना चाहिए, गरीब लोगों को चिन्हित करके उनके खाते में पैसा दे देना चाहिए, जिससे सरकार का पैसा बचत होगा। नहीं बचेगा। यहाँ बताओ तो बुलेट ले जाता है राशन लाने, गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल उठाएगा चल जाएगा, गरीब आदमी है ना। ये कौन सा भौगोलिक मतलब समझता है, नाक नक्शा, माने है मान लो भाई मुंह है नाक नक्शा, तो है ऊंच है नाक, तो एक कोई ठहरेगा बिजली भागेगा, और मुंह है एकदम गहिरा, नाक है छेद है ना, नाक में कोई रहेगा खलका में, समतल एरिया अपना रहेगा। तो उसे ही भारत के नाक नक्शा में देखेंगे उसके जल की उपलब्धता कहाँ मिलेगा, भू आकृति कैसन है, जलवायु वहां की कैसी है, मृदा कैसी है, तब न वो निर्भर करेगा वहां जनसंख्या माने कितना होगा या कम होगा या अधिक होगा। जनसंख्या जो है ना यह, अब देखते यहाँ पे थोड़ा आर्थिक कारक देखते हैं, ये भौतिक कारक समझ में आ गया, आर्थिक कारक को समझो। देखो इसका जो कारक है खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। खनिज का मतलब है जहां खनिज भंडार रहेगा वहां जनसंख्या ऑटोमेटिक चली जाएगी, काहे कमाने के लिए, समझ में ना। जैसे झारखंड में खनिज ज्यादा है तो यहाँ से लोग चले जाते हैं वहां पर कमाने के लिए, कोयला खदानों में काम करते हैं। तो जहाँ खनिज मिलेगा वहां पर ऑटोमेटिक जनसंख्या है, जहाँ खनिज रहता है वहीं क्या रहता है, औद्योगिकरण भी रहता है। जहाँ मान लो कर कारखाना रहेगा तो कर कारखाना यानी मशीनीकरण ही क्या कहलाता है, औद्योगिकरण,
नहीं समझ में आया। तो जहाँ ना जिस राज्य में ज्यादा मशीनें होगी वहां पर जनसंख्या ऑटोमेटिक चला जाएगा कमाने के लिए। एगो यहाँ पर चल जाएगा जहाँ खनिज मिलेगा वहां जाएगा, एगो कहाँ जाएगा जहाँ मशीन माने जहाँ जैसे कारखाना रहेगा, कारखाना समझते हैं ना, जैसे कोयला निकालने के कारखाना है ना, तेल जहाँ से निकल रहा है तो कंपनी अलग हो गई, कारखाना खनिज अलग हो गया, ठीक ना, खनिज, तो वहां पर लोग चले जाएंगे। जहाँ कंपनी है वहां पर लोग चले जाएंगे। जैसे बिहार में, बिहार के जनसंख्या कहाँ ज्यादातर है, गुजरात में है। गुजरात में सूरत प्रसिद्ध है, सूरत में सबसे अधिक लोग रहते हैं बिहार के। माने बिहार के ऐसा कोनो माने बिहार के भारत के छोड़ो ना, बिहार के आदमी विदेशों में है और सबसे ज्यादा आदमी है वहां पर, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण, जैसे बताओ बिहार में अगर अतु हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाएगा तो बिहार के जो है ज्यादा जनसंख्या यहीं पर रह जाएगी। तो औद्योगिकरण करना, जैसे जनसंख्या जो है, जनसंख्या प्रभावित करती है। बताओ जहां खनिज होगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगा कि नहीं होगा। औद्योगिकरण में जहां कर कारखाना होगा वहां पर भी जनसंख्या बढ़ेगा। और जहां नगरीकरण के मतलब शहरीकरण, जहां शहर बना, जैसे गांव से क्या बन गया शहर से क्या बनेगा नगर बनेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वहां पर सुविधाएं भी ज्यादा उपलब्ध होगी। नगर में जाएंगे, जैसे मुंबई महानगर है ना, सासाराम चलने वो भी नगर में आएगा, पटना नगर में आएगा। तो नगर में जाएंगे तो हर चीज का सुविधा मिल जाएगा, स्वास्थ्य का भी सुविधा मिलेगा, शिक्षा का भी मिलेगा, सुविधा मिलेगा, हर सुविधा वहां पर नगरीकरण में मिल जाएगा। कमाने के लिए भी तो इधर उधर धंधा खोजना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा काम, समझ में ना। तो इस उद्देश्य से बताओ पटना में बहुत, बताओ तो भारत के अधिकांश जो है लगभग इस एरिया के, अगर बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड अगर देखेंगे तो इतना एरिया के जितने छात्र है पढ़ने के लिए कहाँ चले गए, पटना। यानी पटना जो है पढ़ाई का हब हो गया है, समझ रहे ना। तो पढ़ने के उद्देश्य से गया है तो क्या वहां की जनसंख्या बढ़ा नहीं दिया है, बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया है। और जहां से उठ के गया है वहां के जनसंख्या कम हो गया है, नहीं समझ में आया। मलेपुर के आदमी बहुत सारे गोल बना के नहीं गुलन यहाँ से, तो यहाँ के जनसंख्या कम हो गया है अभी फिलहाल में। और जहां चले गए हैं वहां के जनसंख्या बढ़ गया है, इस समझ में रहे। तो बताओ तो प्रभावित करता है आर्थिक माने रुपया पैसा खाते आदमी बचालन, समझ में ना। तो ये भी प्रभावित करता है कौन, जनसंख्या के लिए आर्थिक कारक, ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक क्या है कि जिस क्षेत्र पर अगर सामाजिक राजनीतिक कारण से कोई दबदबा है, चाहे कोई प्रकार का अशांति फैला हुआ है, ठीक है, समझ में रहे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से क्या होता है कि कोई न कोई जगह ऐसा होता है जहाँ धर्म के माने धर्म बदलने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। मान लो कोनो एरिया में खूब हिंदू ज्यादा रहे और वहां पर मुस्लिम थोड़ा कम रहे, तो मुस्लिमों को कह दिया जाएगा तुम हिंदू धर्म अपनाओ, प्रताड़ित किया जाएगा। तो या तो बेचारा वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगा, ना तो वहां से वो भाग जाएगा, ये ना काम करेगा। मान लेते हैं कोनो एरिया में ज्यादा मुस्लिम है और वहां पर कम जनसंख्या में हिंदू है, और मुस्लिम वाला कहेंगे कि तुम हिंदू कहेंगे कि तुम मुस्लिम धर्म अपनाओ, या तो वो हिंदू समाज क्या करेगा वहां से भाग जाएगा और ना तो अपना लेगा, यही ना काम करेगा। तो ये दबाव के कारण भी क्या करता है, वहां से लोगों को भागने पर मजबूर कर देता है। तो जहां से मान लो लोग चले गए हैं वहां पर जनसंख्या कम, और जहां जाकर बस गए हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा। तो बताओ जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। जिस एरिया पर जनसंख्या आएगी वहां की जनसंख्या धनात्मक, और जहां से जनसंख्या जाएगी वहां के क्या हो जाएगा ऋणात्मक, समझ में रहे ना। यहाँ पर लिख दिए यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक मतलब ना बढ़ेगा तो धनात्मक और घटेगा तो ऋणात्मक। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया था ना, जैसे जनसंख्या प्रतिशत पता है, जनसंख्या को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा वही कहलाएगा जनसंख्या में वृद्धि दर। क्या कहलाएगा, समझ में रहे। जनसंख्या को प्रतिशत में जब व्यक्त किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे जनसंख्या वृद्धि दर।
अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? प्राकृतिक मतलब अपने से, प्राकृतिक द्वारा। अब जैसे कृषि क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म, ये प्राकृतिक ना है, जन्म लेना और मरना ये तो प्राकृतिक कारक हो गया, ठीक ना। तो 2 समय अंतरालों में, ठीक ना, विशेष समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर बढ़ने वाली संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। समझ में ना। जैसे मान लो कौन क्षेत्र में खूब जन्मे हो गया, अब मरण हुआ कम, जनसंख्या बढ़ेगा घटेगा? कोनो के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में जन्म लिया कम और मर गया ज्यादा, घट गया कि नहीं घट गया? तो यह प्राकृतिक न कारक है। चलो अब ज्यादा टाइम हो गया, ज्यादा काय छुट्टी तीनों